जय हिंद दोस्तों। तो आज बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। न्यूज़ में क्यों है। ईरान हैज़ वंस अगेन स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड दिस इज़ द रीज़न ये न्यूज़ में है। This poses a challenge for the stability of the region, but with the election of the Democratic President Joe Biden, it is being said that the nuclear deal can be revived, which can play a crucial role in reversing the Iranian nuclear program. अगर आपको इसका बैकग्राउंड पता हो तो ट्रंप ने जो है ईरान न्यूक्लियर डील से अपना नाम वापस ले लिया था एंड उसके बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द ट्रैक हो गई थी और उसी सीरीज़ में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा से री स्टार्ट किया था। So in this context, let us understand the dynamics that have been at play in the finalization of Iran nuclear deal and the subsequent withdrawal of the US from the Trump administration. So Trump administration के ख़त्म होते ही उसके withdrawal होते ही there are certain changes जिसके background में हम discuss करेंगे the future and the present of Iran nuclear deal. ओबामा एरा में इस डील को फाइनलाइज किया गया था, राइट। Iran's nuclear program was seen as a national security threat. So it was a national security threat for US, for United States, which was addressed by the Obama administration through diplomacy. So what Obama did, what Obama's administration did, इन्होंने डिप्लोमेसी के रूट को अपनाया और हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर को प्रेफरेंस दी और यहाँ पर उन्होंने ईरान के साथ एक सक्सेसफुल ईरान न्यूक्लियर डील साइन की थी। सो ईरान न्यूक्लियर डील जो है ये ओबामा एरा में स्टार्ट हुआ था, ओबामा टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ था, जिसको डीरेल बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया था। वाई इजराइल एंड सऊदी अपोज द डील। तो ईरान के साथ ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी यूएस की, इसका काफ़ी ज़्यादा अपोज किया गया था और स्पेशली ये अपोजिशन हुआ था इजराइल के द्वारा और सऊदी अरेबिया के द्वारा। इसके पीछे क्या कारण है। ईरान हैज़ बैक्ड नॉन स्टेट मिलिशियाज इन द रीजन। तो ये ईरान के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं बाय द इजराइल एंड बाय द सऊदी कि ईरान क्या कर रहा है, नॉन स्टेट मिलिशियाज को यानी टेररिस्ट को प्रमोट कर रहा है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। इसके अलावा इट ऑल्सो एम्स एट बिकमिंग द डोमिनेंट पावर इन द रीजन। तो यहाँ पर क्लैश ऑफ द एम्बिशंस भी हो रहे हैं। अगर आप मिडिल ईस्ट एरिया को देखो तो वहाँ पे आपको बड़े लेवल पर तीन पावर्स देखने को मिलती हैं। पहला है ईरान, देन यू हैव इजराइल एंड देन यू हैव सऊदी अरेबिया। सो दीज आर दी three powers which are playing the dominant role in the Middle East area. अगर हम ईरान की बात करें तो बेसिकली ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंस है दैट इज़ द डोमिनेंस ऑफ शिया मुस्लिम्स। इज़राइल की बात करें तो इज़राइल जो है एक ज्यूज डोमिनेटेड कंट्री है और सऊदी अरब की बात करें तो इट इज़ अगेन इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री एंड यहाँ पर जो पॉपुलेशन है दैट इज़ सुन्नी पॉपुलेशन। तो सऊदी अरेबिया के बीच में और ईरान के बीच में भी बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, इजराइल के और सऊदी अरेबिया के बीच में भी नहीं है और इजराइल और ईरान के बीच में भी नहीं है। तो इन तीनों के जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हैं और इशू बेस्ड एक दूसरे के साथ ये जुड़ते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो ईरान जो है वो राइज हो रहा है, राइट, और इस केस में इजराइल और सऊदी अरब दोनों एक साथ हो गए। लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया था पैलेस्टीन के ऊपर तो उस केस में ईरान और सऊदी अरब एक साथ हो गए थे। तो इस तरह का कुछ सर्कस चलता है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस में जो आपको समझने की ज़रूरत होती है ऑफ कोर्स। तीसरा क्या कारण है, दिस हैज़ लेड टू द कोल्ड वॉर बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। तो ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड बिटवीन ईरान, इसकी वजह से एक डोमिनेशन के लिए एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। कोल्ड वॉर का मतलब ये होता है जब आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होते हैं, जब आप वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट बाय यूज़ ऑफ योर डिप्लोमेसी आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था बिटवीन सऊदी अरब एंड द ईरान। ठीक, द न्यूक्लियर डील ऑल्दो पॉज द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट अलाउड ईरान टू इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इस न्यूक्लियर डील की वजह से न्यूक्लियर प्रोग्राम तो रोक दिया गया था कुछ वक्त के लिए ईरान का, लेकिन इससे हुआ ये कि इन रिटर्न ईरान को काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज मिले, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को सहूलियतें मिली, जिस वजह से उनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफ़ी बढ़ने लगा। एंड दिस वॉज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इजराइल एंड सऊदी अरेबिया बिकॉज दीज थ्री कंट्रीज आर फाइटिंग फॉर द डोमिनेंस। ठीक,
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का किस तरह का अप्रोच रहता है। तो ओबामा ने ये स्टार्ट किया था ईरान न्यूक्लियर डील, और उसको आगे ट्रंप किस तरीके से लेके जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इट रिवर्स द गेन्स मेड अंडर ओबामा एरा एंड विड्रू फ्रॉम द डील। वापिस इसने क्या कर लिया, जो डील हुआ था उससे अपने कदम वापस ले लिए, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द यूनाइटेड नेशन सर्टिफिकेशन दैट ईरान वाज कंप्लाइंट विद द टर्म ऑफ द डील। तो जब ये डील हो रही थी तो इस डील में यूनाइटेड नेशंस भी इन्वॉल्व था, और यूनाइटेड नेशंस ने सर्टिफिकेट भी दिया था, सर्टिफाई भी किया था कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस डील में लिखी गई हैं, ईरान इज़ फॉलोइंग दोज टर्म्स एंड कंडीशन, एंड देयर इज़ नो थ्रेट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका उस डील से नाम वापस ले लेता है। दिस पॉलिसी ऑफ ट्रंप एरा नोन एज मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। तो यहाँ पर ट्रंप बहुत एग्रेसिवली ईरान को कुचलने की कोशिश कर रहा है, उसको सबऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और जितना ज़्यादा प्रेशर ईरान के ऊपर हो सकता है उतना वो लगा रहा है। एंड दिस वॉज इन सिंक विद द अप्रोच ऑफ इजराइल एंड सऊदी अरेबिया ऑफ कंटेनिंग ईरान। तो ये भी इसमें एक एंगल बनता है कि इजराइल के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ जो क्लोज रिलेशनशिप है अमेरिका के, उनकी कॉस्ट में ईरान को एंटरटेन ट्रंप नहीं करना चाहते थे, और सऊदी अरेबिया और इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज किया कि हार्ड पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ईरान के अगेंस्ट, ना कि सॉफ्ट पावर का, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईरान जो है ज़्यादा डोमिनेट रोल प्ले कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी मिडिल ईस्ट में। इसके बाद क्या होता है, इजराइल हैड कैरीड वेरियस ऑपरेशन टू कट द विंग्स ऑफ ईरान। तो इजराइल की जो अप्रोच रही है वो हमेशा से हार्ड पावर की रही है, राइट। इजराइल को जब मौका मिलता है इजराइल हार्ड पावर का इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वेपन्स का इस्तेमाल करता है, एग्रेसिव अटैक्स का इस्तेमाल करता है, और वही उसने ईरान के केस में किया, और ईरान के ऊपर कई ज़्यादा ऑपरेशन उन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश करी और किए भी। फॉर एग्जाम्पल, इन 2018 इजराइल स्पाइस कैरीड आउट अ डेयरिंग मिशन एट अ वेयर हाउस इनसाइड ईरान एंड स्टोल थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान के अंदर घुस के, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर घुस के, वहाँ पर उनके स्पाइस ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड उनको चुरा लिया था। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है, जो सीक्रेट सर्विस है, उसका नाम है मुसाद, और ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे एबल इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक मानी जाती है। Iranian nuclear scientists came under attacks in Syria where Iran has deployed militias backing the government of Bashar al-Assad. Israel continued to bomb Iranian targets. तो एक तरफ तो अमेरिका ने डील से अपना नाम वापस ले लिया और मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ऊपर, और दूसरी तरफ अमेरिका का जो एलाई है यानी इजराइल, वो हार्ड पावर का इस्तेमाल कर रहा है और ईरान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, राइट। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चुरा लिया, उनके जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है। इजराइल का मकसद क्या है इसके पीछे? इजराइल का मकसद ये था कि जो मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी अपनाई है ट्रंप ने, उसको वो आगे कंटिन्यू करना चाह रहे थे और ज़्यादा ईरान को प्रेशराइज करना चाह रहे थे। एंड ड्यू टू दिस इजराइल हैज़ रिसेंटली असैसिनेटेड अ टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसन फाखरी ज़दह। तो ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के, उनकी हत्या करवा दी थी, उनको असैसिनेट करवा दिया था इन ऑर्डर टू प्रोवोक ईरान टू टेक एन एक्शन विच माइट फर्दर डिरेल द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल ऑफ द न्यूक्लियर डील। ये चाहते थे कि ईरान को इंस्टिगेट किया जाए और इससे ईरान जो है एक एग्रेसिव स्टैंड ले और अटैक करे इजराइल के ऊपर, और उसके बाद जो मैक्सिमम प्रेशर की टेक्निक है वो काम आएगी और आप बहुत ज़्यादा जो है लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा जो है सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगा सकते हैं, राइट। तो दिस वाज द प्लान ऑफ इजराइल, बट ईरान ने क्या किया? If Iran retaliates out of humiliation, the outgoing Trump administration and Israel could launch strikes on Iran's nuclear facilities with an aim of closing the diplomatic path. तो इजराइल का प्लान ये था कि जब हम ह्यूमिलेट करेंगे ईरान को, जब हम उनके साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करेंगे, तो सोवरेनिटी खतरे पे पड़ेगी ईरान की, और उसके रिएक्शन में वो क्या करेगा? वो अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, और फिर इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर अटैक करेंगे कहाँ पर? ईरान के ऊपर, और उसकी जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर देंगे विदाउट ऑप्टिंग फॉर द डिप्लोमेटिक पाथ, क्योंकि डिप्लोमेटिक पाथ में आपको ईरान को पलट के कुछ देना पड़ रहा है, लेकिन अगर ईरान एग्रेसिव होता है तो आपको पलट के कुछ देना नहीं पड़ेगा, और ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जो उसके न्यूक्लियर सेंटर्स हैं, उनको आप आराम से समाप्त कर सकते हो बिना उनके साथ किसी तरह का नेगोशिएशन किए हुए।
तो क्या ईरान को नहीं पता था कि ऐसा कुछ सोच रहा है इजराइल? बिल्कुल पता था, एंड दैट इज द रीजन ईरान हैज नॉट रिटेलिएटेड। ईरान ने इसका रिएक्शन नहीं दिया। बट क्या कहा उन्होंने? इट स्टेटेड दैट इट विल स्टॉप द एक्सेस ऑफ यूनाइटेड नेशन अथॉरिटीज टू द न्यूक्लियर साइट्स। तो जो डील हुई थी उसमें से एक क्लॉज ये भी था कि टाइम टाइम पर यूनाइटेड नेशंस के लोग आएंगे और न्यूक्लियर साइट्स को विजिट करेंगे। तो इस क्लॉज को मानने से मना कर देता है ईरान, और वो कहता है कि अब हम किसी को भी ईरान के अंदर नहीं आने देंगे और अपनी न्यूक्लियर साइट्स को विजिट नहीं करने देंगे अगर हमारे ऊपर से सैंक्शंस को रिमूव नहीं किया गया। सो विद द कमिंग ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ईरान एक्सपेक्ट द रिवाइवल ऑफ द डील। तो अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो खत्म हो गया, ट्रंप सरकार खत्म हो गई है और अब आई है नई सरकार जिसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। और ईरान को एक्सपेक्टेशन है कि बाइडेन इस डील को दोबारा से रिवाइव करेंगे और इसे आगे लेके जाएंगे। आगे का रास्ता क्या है? सो ईरान इज टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क बाय एनहेंसिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ईरान धीरे धीरे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ा रहा है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जिस तरह के एनिमीज, जिस तरह के राइवल से वो सराउंडेड है, उसको लगता है कि उसको ज़रूरत है न्यूक्लियर प्रोग्राम की, विच कैन बी रिवर्स इफ टॉक्स आर रिवाइव। लेकिन जिसको रोका जा सकता है अगर हम दोबारा से ईरान न्यूक्लियर डील को रिवाइव करते हैं। और यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और स्मार्ट पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप हार्ड पावर का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल क्रिएट अ रिफ्ट एंड ईरान विल बी फोर्स टू रिटेलिएट। और अगर वो फोर्स होता है रिटेलिएट करने के लिए तो देयर विल बी डिस्टर्बेंस इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि फिर इजराइल बीच में आएगा, फिर सऊदी अरब बीच में आएगा और फिर अमेरिका तो खैर बीच में आएगा ही आएगा। तो काफ़ी डिस्टर्बिंग कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। और अगर मिडिल ईस्ट में इस तरह का सर्कस होगा तो कहीं ना कहीं रशिया भी अपने आप को इससे दूर नहीं रख पाएगा और पूरी ग्लोब के लिए काफ़ी सीरियस कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि more than 60% of the energy रिसोर्सेज, स्पेशली अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो आपके मिडिल ईस्ट एरिया से आते हैं। तो बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो इजराइल जो है, इजराइल को आपको क्या करना पड़ेगा? इजराइल को आपको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, उसको कंटेन करना पड़ेगा। और जो एग्रेसिव स्टांस जो इजराइल ने लिया है अपने डोमिनेंस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस को कंटिन्यू करने के लिए, इजराइल को कर्टेल करने के लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो रीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ सकता है। सो दिस इज इट ऑन दिस इशू। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स होंगे इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो भी चुके हैं एक्चुअली, क्योंकि जहाँ से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ये 2021 की मैगजीन्स हैं। जनवरी वाला पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस मुद्दे को हम फॉलो करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक पर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।